Hello students, very good morning. This is lecture number 6 of design of slab by limit state method. So in this session we are going to discuss about the design of a staircase. I have attached several practical figures of a staircase and distribution of reinforcement with this current lecture so that easy facilitation of concept. I hope you all are very inquisitive to learn concept. Don't take this topic as indifferent manner, because this is a very important topic for all of you whenever you enter in the fields. Apart from this topic, all of the chapter of design of reinforced cement concrete structure is very important for all of you. So let us start this topic. So as you seen on the screen board, this is the figure of a staircase. This is the structural figure of a staircase, which I was already covered in building construction in semester 3rd when I was discussed about basic concept of staircase. आप सभी का हमारे YouTube चैनल सिविल इंजीनियरिंग गुरुकुल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे स्टेयरकेस के बारे में, यानी जिसको हिंदी में हम लोग सीढ़ी कहते हैं। स्टेयरकेस के बेसिक कंस्ट्रक्शन के बारे में हम लोग सेमेस्टर 3rd में ऑलरेडी पढ़ चुके थे, जिसमें हम लोग बेसिक कंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़े थे कि स्टेयरकेस क्या होता है और स्टेयरकेस के अंदर जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है, जैसे लैंडिंग क्या होता है, बालुस्टर्स क्या होता है, स्टेप क्या होता है, राइज़र क्या होता है, वेस्ट स्लैब क्या होता है एंड ऑल दैट, इसके बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके थे। बट फिर भी अभी इसके जो बेसिक्स हैं उसको हम लोग एक बार रिकैप्चुलेट कर लेंगे, ताकि जब हम स्टेयरकेस के डिज़ाइन के बारे में पढ़ें तो हमें आसानी से उसके कॉन्सेप्ट के बारे में क्लियर हो जाए। सो जैसे कि आप देख पा रहे हैं स्टूडेंट्स, ये जो कहलाता है ट्रेड, जो हॉरिजॉन्टल पार्ट होता है जिसमें हम अपने पैर को रखते हैं, वो ट्रेड कहलाता है। ठीक है, स्टेप्स भी हम उसे कहते हैं। और जो वर्टिकल पार्ट होता है, दो ट्रेड के बीच का जो वर्टिकल पार्ट होता है, जैसे एक ट्रेड यहाँ पे है और एक ट्रेड यहाँ पे है, इस दोनों के बीच का वर्टिकल पार्ट ये राइज़र कहलाता है। ओके, एंड जो प्रोजेक्टेड पार्ट होता है ट्रेड का, जो प्रोजेक्टेड पार्ट होता है बियॉन्ड द राइज़र, इसको हम लोग नोजिंग कहते हैं। ओके, एंड ये जो अंडर मोल्डिंग पार्ट होता है, ये जो आप देख रहे हैं, इसको हम लोग एस्कॉटिया कहते हैं। ये बेसिक टर्मिनोलॉजीज था। और लैंडिंग, यहाँ पे आप जब देख पा रहे हैं लैंडिंग, जहाँ पे ये जो लैंडिंग है वॉल के साथ जा कर के यहाँ पे मर्ज हुआ है ना। लैंडिंग हमेशा हम इसलिए देते हैं ताकि वहाँ पे फ़्लाइट का जो डायरेक्शन है वो चेंज हो। अब फ़्लाइट क्या होता है? फ़्लाइट मतलब होता है कि जब भी जहाँ पे वहाँ पे हमारा डायरेक्शन चेंज होता है, ठीक है, उसे हम वन फ्लाइट कहते हैं। तो एक फ़्लाइट के अंदर में बहुत सारे ट्रेड, बहुत सारे राइज़र्स होते हैं। और देखिए यहाँ पे जैसा कि आप सीढ़ी में देखे होंगे, सीढ़ी के जो यहाँ पे एक होता है, बहुत सारे वर्टिकल पार्ट होते हैं जिस पे हैंडल कनेक्टेड होता है, उसको हम लोग बालुस्टर कहते हैं, है ना, जो कि क्या करता है, हैंडल को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है, बालुस्टर क्या करता है, हैंडल को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। और ये जो पार्ट आप देख रहे हैं, इंक्लाइंड मेंबर जो कि बालुस्टर पे है रखा हुआ, उसे हम लोग हैंडल कहते हैं, जिसको हम लोग पकड़ करके ईजी फैसिलिटेशन के लिए हम लोग मतलब एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पर जाने का काम करते हैं। ठीक है, और जो सबसे लास्ट पोस्ट होता है स्टेयर का, उसे हम नेवल पोस्ट कहते हैं। ओके, सो दिस इज़ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज ऑफ स्टेयर। दिस इज़ सम इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज ऑफ स्टेयर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज है स्टेयर्स के बारे में, जिसे बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और आप लोगों को ये जानना भी चाहिए। एज ए सिविल इंजीनियर इसे क्या कहते हैं, इसे जानना भी चाहिए। और देखिए ये स्ट्रिंगर होता है, जो बॉटम मोस्ट पोर्शन में देख पा रहे हैं आप, यहाँ पे स्ट्रिंगर होता है और एक यहाँ पे वेस्ट स्लैब होता है। ठीक है, ये भी जाना जरूरी था। जो बॉटम मोस्ट पोर्शन होता है, जैसे आप छत देखते हैं तो छत के नीचे वाला पार्ट को हम लोग सीलिंग कहते हैं ना, सीलिंग, जहाँ पे हम लोग सीलिंग फैन को यूज़ करते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे वेस्ट स्लैब होता है स्टेयर में, है ना, नीचे वाला जो पार्ट होता है उसको हम लोग वेस्ट स्लैब कहते हैं। ठीक है,
है। जैसे आप लोग रूम में देखे होंगे, रूम के नीचे वाले पार्ट को सीलिंग कहते हैं, वैसे यहाँ पे हम लोग वेस्ट स्लैब कहते हैं। ओके, सो दिस इज इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज ऑफ स्टेयर। तो ये स्टेयर का इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज था, ठीक है। ये बेसिक चीज़ें थी जो कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के अंदर में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब हम कुछ प्रैक्टिकल्स एग्जांपल्स जो कि स्टेयर का है हम दिखाना चाहेंगे आपको कि आखिर स्टेयर में किस तरीके से बॉन्डिंग होता है और स्टेयर में रिइंफोर्समेंट का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होता है। मेनली कंसर्न आज के इस लेक्चर का हमारा ये है कि डिस्ट्रीब्यूशन का जो रिइंफोर्समेंट का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो किस तरीके से होता है। जैसे कि आप ये फिगर्स में देख पा रहे हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये जो फिगर है इसमें आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आपको टर्मिनोलॉजीज नहीं बताया जाएगा चूँकि टर्मिनोलॉजीज ऑलरेडी बताया जा चुका है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो वेस्ट स्लैब है, वेस्ट स्लैब के आप देखेंगे यहाँ पे जो स्लैब का आपका थिकनेस यहाँ पे देख रहे हैं ना, स्टेयर स्लैब थिकनेस 200 mm दिया हुआ है। अब इस थिकनेस में दो टाइप के रिइंफोर्समेंट होते हैं, एक मेन रिइंफोर्समेंट होते हैं और एक डिस्ट्रीब्यूशन रिइंफोर्समेंट होते हैं, ठीक है। कौन कौन सा रिइंफोर्समेंट? मेन रिइंफोर्समेंट और डिस्ट्रीब्यूशन रिइंफोर्समेंट, जिसको हम लोग मेन को लॉन्गिट्यूडनल और एक ट्रांसवर्स रिइंफोर्समेंट कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन को, ठीक है। तो जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे हैं इस फिगर में, ये जो है आपका मेन रिइंफोर्समेंट है, ठीक है। और यहाँ पे जो डॉटेड लाइन में आप देख पा रहे हैं, ये डॉटेड लाइन जो दिख जा रहा है आपको, इसको हम लोग कहते हैं ट्रांसवर्स रिइंफोर्समेंट, ठीक है। इसको क्या कहते हैं हम लोग? ट्रांसवर्स रिइंफोर्समेंट यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन रिइंफोर्समेंट। जिस तरीके से हम लोग स्लैब में देते थे मेन रिइंफोर्समेंट और डिस्ट्रीब्यूशन रिइंफोर्समेंट, ठीक उसी तरीके से स्टेयर केस के अंदर में भी मेन रिइंफोर्समेंट और डिस्ट्रीब्यूशन रिइंफोर्समेंट होता है। दोनों का हम बताए थे कि स्पेसिंग कितना लेते हैं, जैसे स्लैब में हम लोग स्पेसिंग को लेते थे उसी तरीके से हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन रिइंफोर्समेंट के केस में भी स्पेसिंग को क्या करते हैं? अडॉप्ट करते हैं। जैसे कि मैंने बताया था मेन रिइंफोर्समेंट के अंदर में स्लैब के केसेस में क्या बताया था? 3D था और 300 mm, इस दोनों में जो क्या था मिनिमम था उसको हम लोग लेते थे। और अगर डिस्ट्रीब्यूशन रिइंफोर्समेंट की बात करें तो डिस्ट्रीब्यूशन रिइंफोर्समेंट में मैंने बताया था 5D और 450 mm जो इसमें कम हो उसको लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन रिइंफोर्समेंट के केस में, है ना। तो देखिए जो कंडीशंस एज इट इज़ था स्लैब के अंदर में वैसा ही यहाँ पे भी है, सिर्फ बेसिक कुछ डिज़ाइन क्राइटेरिया चेंज होते हैं, बाकी जो स्पेसिंग का जो कंसिड्रेशन है और मेन रिइंफोर्समेंट और जो लॉन्गिट्यूडनल मेन रिइंफोर्समेंट है, उसके अलावा जो ट्रांसवर्स यानी डिस्ट्रीब्यूशन रिइंफोर्समेंट है उसका स्पेसिंग एज इट इज़ और एरिया ऑफ स्टील भी एज इट इज़ हम लोग कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ ये बेसिक चीज़ें थी। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर जो हमारा स्टेयर केस होता है, स्टेयर केस के अंदर में हम लोग मेन रिइंफोर्समेंट होता है और डिस्ट्रीब्यूशन होता है। और देखिए यहाँ पे जिस एंगल से स्टेयर को, जिस हॉरिजॉन्टल एंगल से स्टेयर को ऊपर उठाया जाता है उसको लोग पिच कहते हैं। क्या कहते हैं? पिच कहते हैं, ठीक है। और जनरली ये 25 to 40 डिग्री रहता है, मतलब 40 डिग्री से ज़्यादा हम लोग पिच को प्रोवाइड नहीं करते। ये थीटा जिसको लोग पिच कहते हैं। आप देखते हैं ना हॉरिजॉन्टल से हमेशा सीढ़ी को कुछ इंक्लिनेशन के साथ वहाँ पे डाला जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? पिच कहते हैं। और पिच जनरली 25 to 40 डिग्री के आसपास में रखा जाता है। सो कुछ ये बेसिक नॉलेज था स्टेयर्स के बारे में। अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे इस फिगर में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर, इस फिगर में आप देख पा रहे हो मेन बार और डिस्ट्रीब्यूशन बार तो यहाँ पे दिखाया नहीं गया, लेकिन मेन बार आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे स्टूडेंट्स कि यहाँ पे देखिए एक स्पेशल टाइप का यहाँ पे अटैचमेंट डाला गया है, इसको हम लोग कहते हैं स्टार्टर बार। क्या कहते हैं इसको? स्टार्टर बार। ये स्टार्टर बार क्यों दिया जाता है? क्योंकि देखिए जो आपका टॉप फ्लोर होता है, सॉरी टॉप जो फ्लोर है या रूफ कह लें, वहाँ टॉप फ्लोर या उसके ऊपर बिल्डिंग बना रहे हैं तो वहाँ पे अगर उसके ऊपर नहीं है तो रूफ का काम करेगा और उसके ऊपर नीचे नहीं है तो यहाँ पे क्या होगा? फ्लोर होगा। तो अगर फ्लोर या रूफ की बात करें तो यहाँ पे जो मान लीजिए फ्लोर है और फ्लोर से यहाँ पे हम लोग स्टेयर केस को यहाँ पे इनबिल्ड कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट टाइप का बार दिया जाता है, इसको हम लोग स्टार्टर बार कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टार्टर बार कहते हैं, ताकि जो हमारा फ्लोर है, फ्लोर जो है हमारा स्टेयर के साथ में मोनोलिथिकली कास्ट हो जाए, इसलिए हम वहाँ पे स्टार्टर बार देते हैं, ठीक है। तो एक ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए, स्टार्टर बार क्यों देते हैं? ताकि जो फ्लोर का जो रिइंफोर्समेंट है वो हमारा जो स्टेयर का रिइंफोर्समेंट है उसके साथ में इजीली में और क्या हो मोनोलिथिक कास्ट किया जाए, मोनोलिथिकली कनेक्ट किया जाए, उसके लिए हम लोग स्टार्टर बार को वहाँ पर क्या करते हैं? अटैच करते हैं, ओके। सो आई होप कि स्टार्टर बार का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि स्टार्टर बार हम स्टेयर केस में क्यों देते हैं। ताकि जो हमारा स्टेयर है और जो हमारा स्लैब है उस दोनों में क्या हो? मोनोलिथिकली क्या हो? अटैचमेंट हो, ओके। इसलिए हम यहाँ पे स्टेयर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हो यहाँ पे भी स्टेयर का कुछ यहाँ पे जो रिइंफोर्समेंट है उसका दिखाया गया है कि रिइंफोर्समेंट का जो डिटेलिंग है किस तरीके से किया गया है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे मेन रिइंफोर्समेंट है और यहाँ पे क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन रिइंफोर्समेंट है। दोनों यहाँ पे दिख रहा होगा स्टेयर केस के अंदर में आपको, ठीक है।
अब देखिए कुछ थियोरेटिकल चीज़ें जो स्टेयर केस क्या होती है और इसकी क्या क्या रेजिडेंशियल बिल्डिंग के लिए और पब्लिक बिल्डिंग के लिए राइजर और ट्रेड की क्या क्या क्राइटेरियाज हैं उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे लिखा हुआ है यहाँ पे स्टेयर केस कंसिस्ट ऑफ ए स्टेप विथ लैंडिंग। ठीक है, द हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन ऑफ फ्लाइट ऑफ स्टेप इज कॉल्ड गोइंग। स्टेयर केस क्या है, कंसिस्ट करता है स्टेप विथ लैंडिंग का। जो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन होता है फ्लाइट उसको हम लोग गोइंग भी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए कुछ पैरामीटर्स जैसे राइजर है, ट्रेड है, विड्थ ऑफ स्टेयर है और लाइव लोड है रेजिडेंशियल बिल्डिंग के लिए और पब्लिक बिल्डिंग के लिए कितना लेते हैं। तो अगर हम रेजिडेंशियल बिल्डिंग की बात करें तो राइजर जो हाइट लेते हैं 150 to 200 mm लेते हैं। अगर पब्लिक बिल्डिंग की बात करें तो 120 to 180 mm लेते हैं। ठीक है, अगर ट्रेड की बात करें रेजिडेंशियल बिल्डिंग की तो 200 to 300 है, 220 to 300। अगर पब्लिक की बात करें तो 250 to 300 लेते हैं। ठीक है, विड्थ ऑफ स्टेयर की बात करें तो 900 to 1500 mm रेजिडेंशियल बिल्डिंग के लिए और पब्लिक के लिए 1500 to 2500 2500 mm। ठीक है, लाइव लोड लेते हैं रेजिडेंशियल बिल्डिंग के लिए 3 kN per meter स्क्वायर और पब्लिक बिल्डिंग के लिए 5 kN per meter स्क्वायर। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी कि हम लोग राइजर, ट्रेड और विड्थ ऑफ स्टेयर, लाइव लोड कितना लेते हैं रेजिडेंशियल के लिए और पब्लिक बिल्डिंग के लिए। ठीक है, तो ये भी चीज़ आपका क्लियर हो गया होगा कि रेजिडेंशियल बिल्डिंग की और पब्लिक बिल्डिंग के लिए हम लोग ट्रेड और राइजर का हाइट कितना लेते हैं। ट्रेड तो आपको समझ में आ गया, वो जो हॉरिजॉन्टल पार्ट होता है, और राइजर दो ट्रेड के बीच का जो वर्टिकल पार्ट होता है उसको हम राइजर कहते हैं। तो यही ट्रेड और राइजर के बारे में बोला जा रहा है। आप लोग प्रैक्टिकली बिल्कुल देख रहे होंगे, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे टाइप ऑफ स्टेयर्स बताया गया है। अगर हम टाइप ऑफ स्टेयर की बात करें तो जैसे आप लोग बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के अंदर में डॉगलेग स्टेयर पढ़े होंगे, है ना, क्वार्टर टर्न स्टेयर पढ़े होंगे, वो स्टेयर एक होता है। इसके अलावा जो आप स्ट्रक्चरल के आधार पर बात करें तो कैंटिलीवर है, स्टेयर स्पैनिंग लॉन्गिट्यूडनली है, सी में स्टेयर स्पैनिंग हॉरिजॉन्टली बिटवीन स्ट्रिंगर बीम्स है एंड डी में स्टेयर विथ ओनली राइजर एंड ट्रेड है। ये टाइप ऑफ स्टेयर है। ठीक है, कैंटिलीवर मतलब एक साइड क्या है फिक्स, दूसरी साइड वहाँ पे फ्री है। उस टाइप से वहाँ पे जो नीचे से लेकर के ऊपर तक रहता है स्टेयर, उसको हम लोग कहते हैं कैंटिलीवर स्टेयर। ठीक है, उस तरीके से स्टेयर स्पैनिंग लॉन्गिट्यूडनल है, स्टेयर स्पैनिंग हॉरिजॉन्टली बिटवीन स्ट्रिंगर बीम है एंड डी में स्टेयर विथ ओनली राइजर एंड ट्रेड्स है। तो ये कुछ टाइप है स्टेयर के। ठीक है, ये थ्योरेटिकल पार्ट्स है। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इसमें। इफेक्टिव स्पैन हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, इफेक्टिव स्पैन का कैलकुलेशन हम लोग कैसे करते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैं कुछ फिगर्स आपको दिखाना चाहता हूँ तो जाकर आपको क्लियर हो पाएगा। जैसे आप इस फिगर में देख पा रहे हैं कि इस फिगर में देख पा रहे हैं यहाँ पे एक साइड यहाँ पे जहाँ पे स्टेयर इंट हो रहा है यहाँ पे क्या है, सपोर्ट दिया हुआ है यहाँ पे। देखिए तो इस केसेस में हम लोग क्या करते हैं, इफेक्टिव स्पैन उसके सेंटर टू सेंटर लेते हैं। जो आप यहाँ पे सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं उसके सेंटर टू सेंटर हम लोग क्या करते हैं, इफेक्टिव स्पैन को कैलकुलेट करते हैं। ठीक उसी तरीके से जैसे मैं बोलता था कि मान लीजिए सिंपली सपोर्टेड बीम है, उसका क्लियर स्पैन इतना है, आप इफेक्टिव स्पैन निकालें तो आप लोग क्या करते थे, LE+T और LE+D करते थे और दोनों में से जो कम आता था उसको आप लोग इफेक्टिव स्पैन कंसिडर करते थे। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे भी स्टेयर के अंदर में भी इफेक्टिव स्पैन का कैलकुलेशन करना पड़ता है। तो अगर इस केस में आए तो यहाँ पे इस तरीके से होगा इफेक्टिव स्पैन। ठीक है, उसी को वहाँ पे लिखा गया है थ्योरेटिकल में। और नेक्स्ट देखिए अगला जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखिए यहाँ पे सपोर्ट। अब देखिए जो लास्ट सपोर्ट है यहाँ पे, सपोर्ट लास्ट में है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे भी सपोर्ट है और यहाँ पे भी सपोर्ट है। यहाँ से यहाँ तो आपका गोइंग है और यहाँ पे दिया हुआ है आपका क्या, लैंडिंग है एक्चुअली में। ठीक है, लोडिंग नहीं है, ये लैंडिंग है। ठीक है, यहाँ पे लैंडिंग है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, ये लैंडिंग है आपका। ठीक है, लैंडिंग है। तो यहाँ पे देखिए इस केसेस में हम लोग कैसे लेते हैं, इस केसेस में और एक नीचे केस बताने जा रहे हैं। दोनों केसेस के लिए जो आपका क्राइटेरियाज है डिनोट करने के लिए इफेक्टिव स्पैन एज पर IS 456-2000 के अकॉर्डिंग यहाँ पे दिखा हुआ है X और Y। ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इस फिगर्स के अंदर में। अब देखिए ये एक डिफरेंट टाइप का, यहाँ पे दोनों साइड में यहाँ पे सपोर्टेड है, यहाँ पे भी सपोर्टेड है और यहाँ पे भी सपोर्टेड है। अब देखिए यहाँ पे YY दिया हुआ डिस्टेंस, यहाँ पे XX है। इस केसेस में अगर आता है, ये आप प्रोजेक्शन देखेंगे X लेस देन Y लेस देन 1 मीटर तो स्पैन G + X + Y लेते हैं। ओके, अगर X लेस देन 1 मीटर है, Y ग्रेटर देन इक्वल टू 1 मीटर तो स्पैन G + X + 1 लेंगे। ओके, और अगर इस तरीके से यहाँ पे जो भी आपका क्राइटेरियाज अगर फुलफिल करता है तो उसके अकॉर्डिंग स्पैन हम लोग क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं। तो ये स्पैन डिसाइड करने का स्टेयर का कि कैसे हम स्पैन को डिसाइड करते हैं, ये क्राइटेरिया था। ये जो क्राइटेरिया है आज पर IS 456-2000 है, जो हमारे RCC कोड को कंफर्म करता है। ओके, सो आई होप कि यहाँ तक आपका इफेक्टिव स्पैन का जो कैलकुलेशन है ये समझ में आ गया हो, किस तरीके से हम लोग इफेक्टिव स्पैन का क्या करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। उसी को यहाँ पे थ्योरेटिकल पार्ट में लिखा गया है, तो अब मैं इसको पढ़कर एक बार आपको बता रहा हूँ। देखिए लिखा गया है वेयर देयर आर सपोर्ट एट टॉप एंड बॉटम राइजर। देखिए मैंने ये बताया था ना कि सपोर्ट है कहाँ पे, टॉप पे और बॉटम राइजर पे। बाय मीन्स ऑफ स्पैनिंग पैरेलल विद द राइजर द इफेक्टिव स्पैन इज द डिस्टेंस सेंटर टू सेंटर्स। ठीक है, अगर कहने का मतलब है टॉप और बॉटम में राइजर सपोर्ट है, उस केसेस में हम लोग इफेक्टिव स्पैन सेंटर टू सेंटर ले लेते हैं, डिस्टेंस जो आता है वो लेते हैं। नेक्स्ट है
The landing slab span in the same direction as the riser, as the stairs. This shall be considered as acting together to form a single slab, and the span is determined as the center to center of the supporting beam or wall, the going being measured horizontally. Okay. A third case जो मैंने बताया था, where spanning on the edge of the landing slab, which span parallel with the riser, a distance equal to going of the stair plus at each end, जिसमें मैंने बताया था x और y वाला डिस्टेंस, तो दो एक साइड में x है, एक साइड में y है. एट ईच एंड आइदर हाफ द विड्थ ऑफ द लैंडिंग और वन मोर विच एवर इज स्मॉलर वुड बी इफेक्टिव स्पैन. तो जैसे मैंने पहले भी बताया था x लेस देन 1 और y लेस देन 1 वाला कॉन्सेप्ट, वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे केस नंबर 3 में क्या करेगा, लाइज करेगा. ओके. और ये सारी चीज़ें एज पर IS 456/2000 के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ. ओके. इंडियन स्टैंडर्ड 456/2000 के अकॉर्डिंग ये सारे जो कंसिडरेशन हैं ये बताए गए हैं. ओके. आई होप कि यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा. अब देखिए यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लोडिंग ऑन स्टेयर्स, लोडिंग का कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है. देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है. देखिए इन केस ऑफ स्टेयर विथ ओपन वॉल वेयर स्पैन पार्टली क्रॉसिंग एट राइट एंगल्स, स्टेयर विथ ओपन वॉल वेयर स्पैन पार्टली क्रॉसिंग एट राइट एंगल occurs, the load on area common to any two such span may be taken as 1/2 in each direction as shown in figure. देखिए अब एक केस आता है ओपन वॉल का, और एक जो स्टेयर होता है वॉल के साथ में क्या होता है, उसका जो लैंडिंग होता है वॉल के अंदर में क्या होता है, इनबिल्ट होता है. तो एक अगर कॉमनली स्टेयर है जहाँ पे ओपन वेल स्टेयर है, उस ओपन वॉल स्टेयर है, उस केसेस में डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है लोड का. तो वही लिखा हुआ कि इस केसेस में अगर ओपन है, कहीं कहीं देखते होंगे कि आप जो स्टेयर है डायरेक्ट रखा हुआ रहता है लैंडिंग में और नीचे सपोर्टेड रहता है कैंटिलीवर टाइप से, तो ओपन वॉल स्टेयर कहलाता है. और एक जो होता है स्टेयर जिसका लैंडिंग जो होता है वो वॉल के साथ में जाके क्या होता है, फिक्स हो जाता है. ठीक है. तो उसके लिए अलग क्राइटेरिया है. तो अगर हम इस केस की बात करें ओपन वॉल स्टेयर की, तो यहाँ पे जो लोड लेते हैं, द लोड ऑन एरिया कॉमन टू एनी सच स्पैन में बी टेकन एज 1/2 इन ईच डायरेक्शन. दोनों डायरेक्शन में जो है उसका क्या करते हैं, हाफ लेते हैं, आधा लेते हैं. ठीक है. ये हाफ इंटू W. ओके. सो यही चीज़ इस फिगर के द्वारा यहाँ पे दिखाया गया है कि ओपन वॉल स्टेयर केस में लोड जो होता है कैसे कंसिडर करते हैं. ओके. तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं स्टूडेंट्स कि ये जो स्टेयर है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अप है और यहाँ पे अप है, यहाँ पे डाउन है. तो देखिए एक्चुअली में डाउन ऐसे होना चाहिए. ठीक है. देखिए यहाँ पे लैंडिंग दिखाया हुआ है और ये देखिए W/2 यहाँ पे और यहाँ पे W/2. ठीक है. और यहाँ पे W. ठीक है. तो ये आपका अगर ओपन वॉल स्टेयर है तो इस कंडीशन में इस टाइप से लोड का जो कंसिडरेशन होता है इस टाइप से होता है. देखिए आपको स्टेयर केस के न्यूमेरिकल्स डिज़ाइन के बारे में पढ़ने नहीं है, जो भी ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, तो इसलिए मैं एक बार बता दे रहा हूँ. ऑलरेडी इसके बारे में बहुत डिटेल्स में आपको पढ़ना है नहीं, बट फिर भी स्टेयर के बारे में जो बेसिक जानकारी है वो आपको होना चाहिए, ताकि आप अगर कोई ड्राइंग देखें स्टेयर का या कोई फिगर्स देखें तो आपको आसानी से समझ में आए. ओके. अब देखिए यहाँ पे एक नई चीज़ें हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और नई चीज़ें नहीं है, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है. मेनली ये केस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ओके. क्योंकि जनरली जो स्टेयर होता है वॉल के साथ में बिल्ट ही होता है. ओके. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ओके. तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे इन केस वेयर फ्लाइट और लैंडिंग आर इम्बेडेड इनटू वॉल्स, जो कि होता है फॉर अ लेंथ ऑफ नॉट लेस दैन 110 mm. यानी जो हमारा इम्बेडमेंट है, जैसे आप देख पा रहे हैं ये स्लैब है यहाँ पे वॉल के अंदर में इम्बेड किया गया है, तो ये 110 से कम नहीं होना चाहिए, 110 mm से कम नहीं होना चाहिए. एंड डिज़ाइन टू स्पैन इन द डायरेक्शन ऑफ द फ्लाइट और 150 mm स्ट्रिप में भी डिडक्टेड. 150 mm का जो स्ट्रिप है वो डिडक्ट कर देते हैं, जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं फिगर में. ठीक है. देखिए कोडल प्रोविज़न है, बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्टली इस कोड से पूछ दिए जाते हैं. ओके. सो आप याद रखिएगा कितना डिडक्ट किया जाता है, 150 mm स्ट्रिप में भी डिडक्टेड फ्रॉम दी लोडेड एरिया. जो आपका लोडेड एरिया है वहाँ से 150 mm डिडक्ट कर देते हैं. एंड द इफेक्टिव ब्रेथ ऑफ द सेक्शन इंक्रीज बाई 75 mm. और जो इफेक्टिव ब्रेथ है सेक्शन का उसको हम लोग इंक्रीज़ कर देते हैं कितना, 75 mm. जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं 75 mm का यहाँ पे इंक्रीमेंट किया गया है. 75 mm यहाँ पे क्या किया गया है, इंक्रीमेंट किया गया है फॉर पर्पस ऑफ डिज़ाइन.
डिज़ाइन के पर्पज़ से यहाँ पे 75 mm को क्या किया गया है, बढ़ाया गया है, ठीक है। पर यहाँ पे प्रपोजेज मतलब एक्सटेंड किया गया है। और क्या किया गया है, लोड में से 150 mm को घटा दिया गया है। और यहाँ पे याद रखिएगा कि जहाँ पे जो लैंडिंग होता है और वॉल होता है उस दोनों में इम्बेडमेंट कम से कम हम लोग 110 mm का क्या करते हैं, रखते हैं। ओके, सो दिस इज सम इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन regarding staircase for you. I hope you learn more than you expect from this lecture. So share this video to concerned friend who it need. मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको स्टेयर के बारे में बहुत सारी जानकारी यहाँ मिली होंगी एंड आप बहुत कुछ सीखे होंगे आज के इस लेक्चर में कि स्टेयरकेस क्या होता है, इफेक्टिव विड्थ क्या होता है एंड स्टेयरकेस का जो बेसिक डिज़ाइन क्राइटेरिया वो क्या होता है। स्टूडेंट्स, आपको न्यूमेरिकल नहीं पढ़ना है, साफ साफ सिलेबस में लिखा हुआ है देयर इज़ नो न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन डिज़ाइन ऑफ स्टेयर्स। ओके, सो जो बेसिक क्राइटेरियाज था डिज़ाइन का मैंने बताया और बहुत सारी चीज़ें जो थर्ड सेमेस्टर में आपने पढ़ा था वो भी यहाँ पे आपका रिकैप्चुलेट हो गया कि स्टेयर क्या होता है और उसकी जो टर्मिनोलॉजीज़ है वो क्या क्या होते हैं। ओके, so I think this is last part of the unit design of slab by limit state method. It might be take one lecture for design of two-way slab, but I think it's not part of your SBT question. बट मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कराने की कोशिश करूँगा कि जो डिज़ाइन ऑफ टू वे स्लैब है उस पर भी ये क्वेश्चन करा दूँ। बट ऑफिशियली ये लास्ट लेक्चर है डिज़ाइन ऑफ स्लैब का। सो आप लोग इस लेक्चर को इस PDF के थ्रू इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें जो इससे पहले कराया गया है डिज़ाइन ऑफ स्लैब के, सो दैट कि आपको जो इसके बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपके क्या हो डिक्लेयर हो जाए। ठीक है, सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस एंड गॉड ब्लेस यू ऑल, स्टे ट्यून्ड, थैंक यू एवरीवन।